हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके काफ़ी सारे जो हैं वो स्टेप्स हैं और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ये बात तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब जो रेप्लिकेशन है इसके अंदर बहुत सारे हमें एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होगा। अब देखते हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर जो है 4 टाइप्स के जो हैं वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से? DAMP, DGMP, DCMP और DTMP। यानी क्या हुआ? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के। ओके, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो हैं किस में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। न्यूक्लियस के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये मोनोफॉस्फेट है तो इनको क्या करेंगे? एक्टिव करवाएगा। कौन करवाएगा? यहाँ पे एंजाइम यूज होगा फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा? इनको एक्टिव करवाएगा। और कौन एक्टिव करवाएगा? एनर्जी सोर्स क्या है? एटीपी और फॉस्फोराइलेज मिलके इनको क्या करते हैं? एक्टिव करवा देते हैं। एक्टिव करवाने का मतलब क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। यानी अभी ये मोनोफॉस्फेट में है तो अब यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट ऐड हो जाएगा। यानी अब क्या बन जाएगा? DATP। ठीक है, यानी क्या बन गया? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये हो गया है अब एक्टिव। ऐसे ही बाकी बन जाएंगे DEGTP, DECTP और DETMP। तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब ये क्या हो गए हैं? फॉस्फोराइलेट हो गए हैं। किसके थ्रू? एटीपी और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, इनमें क्या हुआ? इस स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो गया है इस स्टेप में। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स, अब ये जो इनिशिएशन पॉइंट क्या है पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। इनिशिएशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑरी साइट से। ठीक है, ऑरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होती है, सिंगल रेप्लिकेशन साइट होती है। प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 रेप्लिकेशन साइट और ओनली 1 रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर जो है ये मल्टीपल इनिशिएशन पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इनमें प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। तो ये था प्रोकैरियोट्स का डीएनए जिसमें हमें सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिला। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे एक यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे, ऐसे मल्टीपल साइट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे क्या है? वो पॉइंट्स जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पॉइंट को ढूंढना पड़ता है, यानी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा इनको? इनको रिकॉग्नाइज करेगा एक इनिशिएटर प्रोटीन। तो इनिशिएटर प्रोटीन्स जो होते हैं वो इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर बाइंड हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया और यहाँ पर बाइंड हो गया। तो फिर जब इनिशिएटर प्रोटीन इन साइट्स पे बाइंड होगा तो यहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है?
अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी इस स्टेप में क्या होगा कि जो डीएनए जो अभी तो क्या है डबल स्ट्रैंडेड है, अब ये क्या है खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे बेस पेयरिंग हो रखी है तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे। तो क्या था, इनिशिएटर जो प्रोटीन है वो तो बाइंड हो गया था, अब यहाँ पर क्या होगा, एक और एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड होगा और ये इस जो स्टैंड होगा डबल स्टैंड इसको अनबाइंड करना स्टार्ट करेगा। अनबाइंड करता है ये किसको, डबल हेलिक्स को, डीएनए को। कैसे करता है अनबाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है इनको ये तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। अब जैसे मान लो इस यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो अभी क्या इसने इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो सिचुएशन को ऐसी हो जाएगी कुछ इस तरह की, इस तरह से आ जाएगा। अभी यहाँ पे पहुंचा नहीं है ये, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी डीएनए जो है वो अभी भी डबल स्ट्रैंड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे खुल गया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हो गया है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए हैं हेलिकेज ने, उधर क्या फॉर्म हो गया है, रेप्लिकेशन बबल। ओके, अब इस हेलिकेज की हेल्प करने के लिए एक और एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, टोपोआइसोमेरेज। अब ये टोपोआइसोमेरेज का काम क्या, ये सिर्फ क्या करेगा, एक छोटा सा कट लगाएगा और क्या करेगा, सेपरेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की सेपरेशन में हेल्प करेगा, किसकी, हेलिकेज की। हेलिकेज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, ये जो टेंशन है ना अभी भी, जैसे रस्सी जो दो रस्सी जो है वो एकदम टाइटली कॉइल्ड रहती है ना, तो उसको जो है वो रिलीव करेगा। जैसे इसने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे जब कट लगाया और हेलिकेज ने आके तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ही है, और ये क्या करेगा, टेंशन को रिलीव करवा रहा है। जैसे यहाँ पर एक कट लगा तो ये क्या हो रहा है, ये खुलने लगा, ऐसे ये कट लगा रहा है तो ये खुलने लगा, मतलब ये हेल्प कर रहा है हेलिकेज की, और हेलिकेज क्या कर रहा है, पूरी तरह से ब्रेक करता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज रिलीव कर रहा है टेंशन को, यानी जो टाइटली कॉइल्ड जो डीएनए है उसको क्या कर रहा है, उसमें एक छोटा सा कट लगा के उसकी टेंशन को जो है वो रिलीव करता जा रहा है, ताकि हेलिकेज जो है उसको अनबाइंडिंग में ईजी हो। ओके, तो ये काम होगा किसका, टोपोआइसोमेरेज का। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग के अंदर दो मेन एंजाइम आ रहे हैं। क्या, पहला जो है वो क्या है, हेलिकेज है, फर्स्ट जो है वो यहाँ पे हेलिकेज यूज हो रहा है, दूसरा जो है वो टोपोआइसोमेरेज। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, तो रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हो गया। ओके, रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हो गया। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए को सेपरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक छोटा सा निक क्रिएट कर दे रहा है, एक छोटा सा कट लगा देगा। कहाँ कट लगाएगा, जहाँ पे टाइटली कॉइल्ड जो है वो डीएनए रहेगा वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएगा। उससे क्या होगा, डीएनए को खुलने में आसानी होगी, यानी उसकी जो टेंशन है वो रिलीव हो जाएगी। ये काम होगा किसका, टोपोआइसोमेरेज का। अब क्या होगा, डीएनए जो है वो जैसे जैसे खुलता जाएगा तो उस किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा तो इस तरह से एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। ठीक, तो अनवाइंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है, देखो हमारे पास रेप्लिकेशन फोक तो बन गया था, किस तरह का था, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, खुलना चालू हो गया वो। ओके, खुलता चला गया तो इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब ये वाला जो हमें पता है डीएनए का जो स्टैंड होता है, हमने इसकी साइलेंट फीचर्स पढ़े थे डीएनए के, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी एंटी पैरेलल होता है। तो ये वाला स्टैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और ये कैसा होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, यानी एंटी पैरेलल स्टैंड होगा। अब ये रेप्लिकेशन फोक तक बात आ गई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस। तो ये आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कौन करेगा, ये करेगा एंजाइम प्राइमेज। तो ध्यान रखना, प्राइमेज क्या है, प्राइमेज जो है वो एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्राइमर की सिंथेसिस करवाना। तो इट सिंथेसाइजेस प्राइमर। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवाना। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है, तो आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स हैं किसके, आरएनए के, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, इसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। अब देखो
बात आती है कि इस आरएनए प्राइमर की जो ज़रूरत है वो हमें यहाँ पर क्यों पड़ रही है। उसका रीज़न क्या है कि देखो, हमें डीएनए से एक और डीएनए बनाना है, तो अब यहाँ पर डीएनए क्या है, सेपरेट हो गया है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए, किसका, आरएनए का, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का, वो क्या करेगा, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर पाएगा। अगर ये प्राइमर नहीं होगा तो वो जो मेन एंजाइम है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, वो एंजाइम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर पाएगा, और जब वो ऐड नहीं होंगे तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन देता है, वो कौन सिंथेसाइज करता है, प्राइमेस करता है। सो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। इस स्टेप में प्राइमर को कौन बनाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, ये आरएनए का सेगमेंट है। ओके, तो ये वाला एंड, अब यहाँ जो है ये स्टैंड कैसा है, 5 to 3 प्राइम, तो यहाँ पर ये एंड जो बनेगा ये कैसा बनेगा, 5 प्राइम, और यहाँ से 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड कौन से एंड पे ऐड होंगे, 3 प्राइम एंड पे। ये भी ध्यान रखना है, 3 प्राइम एंड कैसा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो 5 to 3 प्राइम एंड में जो है वो डायरेक्शन है डीएनए की सिंथेसिस की। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया था, प्राइमर हमने ऐड कर दिया इसके पहले वाले स्टेप में। तो प्राइमर जब ऐड हो गया तो यहाँ पर एक मेन एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का, क्योंकि यही क्या करेगा, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करेगा। तो ये क्या करेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो हमने एक्टिवेट करवाए थे फर्स्ट स्टेप में, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है इनको ये जो है ये ऐड करेगा, ठीक है, इस प्राइमर के 3 प्राइम एंड में, ठीक। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये किस तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए डिपेंडेंट है। ये कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे एक चेन बन जाएगी, किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता चला जाएगा और हमें यहाँ पर एक स्ट्रैंड मिल जाएगा, क्या, न्यू स्ट्रैंड डीएनए का। यानी एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, ये पेरेंटल बन गया, और जो दूसरा स्ट्रैंड है ये कैसा है, न्यू स्ट्रैंड है, नया डीएनए है। और यही रीज़न है कि हम डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, अब ये स्ट्रैंड तो बन गया कॉन्टिन्यूसली, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, वन इज 5 प्राइम से 3 प्राइम में है और दूसरा जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम में, यानी एंटी पैरेलल नेचर। तो ये एंटी पैरेलल नेचर की वजह से जब रेप्लिकेशन होती है तो एक स्ट्रैंड को तो एक टाइम में हम पूरी तरह से खींच लेंगे, स्ट्रेच करवा लेंगे, ये वाला स्ट्रैंड को एक टाइम में खींच लेंगे, ठीक है। इसलिए ये वाला स्ट्रैंड जो होगा इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि ये लगातार सिंथेसाइज हो गया है। लेकिन जो दूसरे एंड पे, यानी ये वाला जो 3 to 5 प्राइम वाला जो एंड हमें दिख रहा है, ये दूसरा स्ट्रैंड, यहाँ पर सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ये प्राइमर था, ठीक, ये प्राइमर प्रेजेंट था, ये वाला जो एंड है ये होगा 5 प्राइम एंड। ओके, अब इसके साथ में क्या होगा, हम इसको खींचेंगे लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक होता जाएगा, यानी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको खींचा, यहाँ पर हमने क्या किए, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किए, न्यूक्लियोटाइड्स जब यहाँ पर ऐड किए, खींचने की कोशिश करी तो यहाँ बीच में ब्रेक हो गया, गैप आ गया। फिर से क्या हुआ, प्राइमर यहाँ पर लगा, फिर से प्राइमर हमें लेना पड़ा, ओके, और फिर से क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाए डीएनए पॉलीमरेज ने। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती जा रही है, क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर है, एक स्ट्रैंड जो है वो लगातार सिंथेसाइज हो रहा है, हम उसको एक टाइम में एक ही स्ट्रैंड को खींच पा रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रैंड है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ये तो जो है ये हम इसको तो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज करवा लेंगे, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको जो है वो कोशिश तो करी जाएगी कि उसको कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज करने, लेकिन हो नहीं पाएगा, वो बीच बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये वाला जो स्ट्रैंड होगा ये कैसा होगा, ये स्ट्रैंड होगा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है इसको हम बोलेंगे क्या, लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड।
और जो ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड है इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है उसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है उसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स में ये छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स बने हैं, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के हम देख रहे हैं डीएनए के सेगमेंट्स जो बने हैं, इन शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये क्या हैं? कुछ नहीं है, ये हैं शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। शॉर्ट सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स कुछ भी बोल लो, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो हैं इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट्स। ओकाजाकी ने इसको ऑब्जर्व किया था, इस वजह से इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कैसा प्रोसेस है? ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, क्यों है? क्योंकि एक स्टैंड जो है क्यों वो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि इसका एंटी पैरेलल जो नेचर है डीएनए का, पहले तो हम इसमें यही बोलेंगे कि जो डीएनए है उसका नेचर एंटी पैरेलल है, इस वजह से एक टाइम में हम एक ही स्ट्रैंड को जो है वो खींच पाएंगे, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा? छोटे छोटे सेगमेंट्स बनेंगे। इस वजह से जो दूसरा स्टैंड है वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड कहलाएगा, उसको हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। और ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स होंगे डीएनए के इनको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और जो लगातार सिंथेसाइज होगा स्टैंड उसको हम कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोलेंगे और लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। ये सारी बातें हम इसमें बता देंगे कि क्यों डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस स्टेप में न्यू डीएनए चेंज का फॉर्मेशन हो गया। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा प्रोसेस है? बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? तो ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखो, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जैसे ई कोलाई, ओके, ई कोलाई की बात करते हैं, तो इसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक, अब 38 मिनट्स के अंदर जो है 38 मिनट्स के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पॉलीमराइजेशन रेट जो है, यानी जो डीएनए की चेन बन रही है वो जो है वो रेट बहुत ज़्यादा कैसा है? फास्ट है। ठीक है, उसमें इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि लगभग 2000 बेस पेयर्स जो हैं वो एक सेकेंड के अंदर डलते जा रहे हैं। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, और ये काम जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इतना ज़्यादा फास्ट रेट है कि एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर्स ऐड होते जा रहे हैं। मतलब क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही एनर्जी चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को ये करने के लिए, और इसीलिए ये प्रोसेस एनर्जेटिक और एक्सपेंसिव है। बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर एक बार जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी जब डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बन गया है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए, डिसकॉन्टिन्यूअस सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब इनको कोई तो होगा जो ज्वाइन करवाएगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है डीएनए लाइगेज। वो क्या करता है? इन सेगमेंट्स को ज्वाइन करवा देता है। ठीक है, तो सेगमेंट्स ज्वाइन किसकी हेल्प से होंगे? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? डीएनए लाइगेज। क्या फंक्शन है इसका? ज्वाइन करवा देगा ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। ठीक, तो ये है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। यानी जो प्राइमर था उसका काम क्या था? उसका काम सिर्फ इतना था कि डीएनए पॉलीमरेज जो था इसकी हेल्प करता था न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में, है ना। ये काम किसका था? आरएनए प्राइमर का था। अब एक बार जो है वो लगातार ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है और ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है ये सिंथेसाइज हो गए, तो फिर आरएनए प्राइमर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो फिर अब क्या होगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस। देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स होती है, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये जो प्राइमर है यहाँ से इसको रिमूव कर देगा।
क्योंकि क्या होगा, हमें तो एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए था जो सिंथेसाइज हो गया है। अब जब वो हो गया है तो फिर प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइमर रिमूव हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करवाएगा, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगे 2 न्यू स्ट्रैंड। अब रेप्लिकेशन लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बात आती है जो लास्ट है वो क्या है, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर क्या है, ये प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर में क्या होगा कि जैसे ये देखो, ये डीएनए था, ठीक है, तो डीएनए में इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यू स्ट्रैंड था वो बन रहा था, एक इस साइड था और एक इस साइड बन रहा था। ओके, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया था ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या है, इस वाले डीएनए का सीक्वेंस का क्या था, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर जी है, ठीक है, ये सीक्वेंस। तो जो न्यू होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टी की जगह क्या ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, और यहाँ पर सी ले रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये वाला जो बेस है ये रॉन्ग है ना, क्योंकि टी की पेयरिंग तो ए के साथ होती है। तो ये क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उससे गलती से क्या हुआ, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है, पॉलीमराइजेशन रेट बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे ई कोलाई है, चाहे आप यूकैरियोट्स किसी में भी देखें, तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही फास्ट, यानी 2000 प्रोकैरियोट्स की बात करें जैसे ई कोलाई, 2000 बेस पेयर जो है वो 1 सेकेंड के अंदर डाल रहा है, इतनी फास्ट डाल रहा है। तो हो सकता है कि वो एक बेस जो है वो गलत ऐड हो गया हो, मिसमैचिंग हो गई है जैसे यहाँ पर हुई है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज से एक बेस यहाँ पर गलत डल गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसने ये क्या करेगा, इसको सेंस करेगा, रॉन्ग बेस को सेंस करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉल 1। तो ये क्या करेगा, सेंस कर लेगा रॉन्ग बेस पेयर को, सेंसेस द रॉन्ग बेस पेयर, ठीक। तो जहाँ पे गलत पेयरिंग हो गई है उसको इसने सेंस कर लिया। अब इसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा तो अच्छा देखो, जो डीएनए पॉल 1 है इसने सेंस किया रॉन्ग बेस पेयर को, तो ये क्या हुआ, प्रूफ रीडिंग हो गई, ठीक है, यानी इसने रीड कर लिया कि यहाँ पे गलती हो गई है। अब इसके बाद ये किसको बुलाएगा, ये बुलाएगा एंडोन्यूक्लियस को। एंडोन्यूक्लियस क्या है, एंडो मीन्स हो गया इनसाइड, विद इन द डीएनए, तो डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या करेगा, कट लगा देगा। अब जब ये कट लगाएगा तो इससे क्या होगा, डीएनए पॉल 1 को हेल्प होगी क्या करने में, राइट जो बेस है उसको ऐड करने में। तो एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, कट विद इन द डीएनए, यानी अंदर साइड पे ये कट लगा दिया जहाँ पर भी रॉन्ग बेस पेयर है, ठीक है। तो कट विद इन द डीएनए, एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, बाहर साइड पे कट लगाता है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस आया। अब इसके बाद डीएनए पॉल 1 ने क्या किया, फिर से डीएनए पॉल 1 ने जो है वो करेक्ट बेस पेयर को ऐड कर दिया, करेक्ट बेस पेयर को इसने ऐड कर दिया। तो ये क्या किया इसने, डीएनए रिपेयर कर दिया। अब यहाँ पर कट लगाए तो इसको ज्वाइन करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो फिर नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पर कौन सा आएगा, ज्वाइन कौन करवाता है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, गैप जहाँ पे भी क्रिएट हो गया है वहाँ पर क्या करता है, उसको सील कर देता है, या फिर हम बोलें ज्वाइनिंग करवा दी उसने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये बेस देखो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पर जी है तो जी की जगह वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, रिपेयर हो गया, डीएनए रिपेयर, यहाँ पर आ गया ए, ठीक। तो राइट बेस है वो ऐड हो गया, इसी को बोलेंगे हम प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। क्या हुआ इसके अंदर, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि उसका पॉलीमराइजेशन रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत सेकंड्स के अंदर वो बहुत सारे बेसेस ऐड कर रहा है, तो क्या हो सकता है उससे कोई गलत बेस पेयर ऐड हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या होगा कि डीएनए पॉल 1 क्या करेगा, वो उसको सेंस कर लेगा, प्रूफ रीडिंग कर लेगा, फिर बुलाएगा एंडोन्यूक्लियस को, एंडोन्यूक्लियस आकर क्या करेगा, कट कर देगा, जिससे क्या होगा, डीएनए पॉल 1 क्या करेगा, राइट जो बेस है उसको ऐड कर देगा, और फाइनली ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो यही है डीएनए का रिपेयर और उसकी प्रूफ रीडिंग। तो जो पहला स्टेप था वो क्या था, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसमें क्या था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, एक्टिवेट हो गए, फॉस्फोराइलेट हो गए विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज और एटीपी, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, ट्राईफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, यानी यहाँ पर क्या थे, इनिशिएटर प्रोटीन्स जो थे
वो यहाँ इस इनिशिएशन साइट पे, यानी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट थी, इस पे आकर बाइंड हो गए। तो फिर जैसे ही ये इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड्स हुए तो यहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो अब शुरू होना स्टार्ट हो गई। ओके, स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पर हेलिकेज आया और हेलिकेज के साथ में टोपोआइसोमेरेज आ गए। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को जो है वो खोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन गया। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ। यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल के बाद इसी स्टेप में क्या हो रहा था कि रेप्लिकेशन फोक यानी वाई शेप स्ट्रक्चर जो था वो बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब इसके बाद आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, यानी आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवाई किसने, प्राइमेज ने, प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर को यहाँ पर फॉर्म करवा दिया, ऐड हो गया आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर जब ऐड हुआ तो इसके बाद डीएनए की नई चेन फॉर्म हो गई, यानी यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर ऐड करा, डीएनए पॉल आया और इसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, और इस तरह से एक स्टैंड बना जो कॉन्टिन्यूस था वो लीडिंग स्टैंड बना, और दूसरा स्टैंड जो था वो उसमें शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए और इसको हम बोलते हैं लेगिंग स्टैंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब बन गए तब इसके बाद क्या हुआ कि डीएनए लाइगेज आया, डीएनए लाइगेज, इस डीएनए लाइगेज ने क्या किया, इनके बीच में जो गैप था इसको फिल कर दिया, ठीक है, यानी सील कर दिया, यानी इसको कॉन्टिन्यूस बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट स्टेप यहाँ पर आया, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पर फिर हमें क्या हुआ, प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ी तो प्राइमर को रिमूव करवाना पड़ा। तो यहाँ पर प्राइमर जो है इसको रिमूव करवाने के लिए कौन सा एंजाइम आया था, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, आउटसाइड से जो है वो कट लगाता है और रिमूव कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आ गई क्या, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर जो हमने देख लिया, जिसमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए था और डीएनए लाइगेज, ये 3 एंजाइम हमें प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर में चाहिए थे। तो इस तरह से ये हो गई है पूरी रेप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जो याद रखने वाले हैं वो क्या, ये सारे एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, कौन किसका क्या फंक्शन है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन आज का टॉपिक।